नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे सीएमआई के साथ आज हम राष्ट्रपति की बातें करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, उन पर कमेंट करते रहें और हमारे चैनल सीएमआई को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है ना, उसके भाग 5 में बात की गई है संघ की कार्य प्रणाली की। संघ की कार्य प्रणाली की। अब देखिए, संघ की कार्य प्रणाली एक बहुत ब्रॉड सिस्टम है और संघ के कुछ कार्यकारी लोग भी होते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है। उसके अलावा आपके महान्यायवादी हो गया, सीएजी हो गया, ये काफी लोग होते हैं जो संघ की कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की बात। अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो क्या है कि राष्ट्रपति जो क्या है भारत का संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख यानी अगर संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत में प्रमुख है तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। और राजनीतिक रूप से अगर कोई भारत का प्रमुख व्यक्ति है तो वो कौन है? राजनीतिक प्रमुख। देखिए, दो चीजें होती हैं, राजनीतिक प्रमुख। तो ये तो कौन है? आपका राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख तो कौन हो गया? राष्ट्रपति। और राजनीतिक प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा ना, वो भारत का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। और समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर निहित होंगी? राष्ट्रपति के अंदर। साथ में अब भारत में देखिए, संवैधानिक प्रमुख तो कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में हम कहें तो भारत का राष्ट्रपति हो गया। और राजनीतिक प्रमुख कौन हो गया? वो हो गया भारत का प्रधानमंत्री हो गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं और बहुमत दल का जो नेता होता है ना, वो ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही देश का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और सभी राजनीतिक कार्य इसी के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन किसके नाम पर संचालित होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं संचालित। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति जो होगा ना, उसके अंदर क्या होगा? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। और आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो प्रधानमंत्री है ना, उसके नेतृत्व में क्या होगी? एक मंत्री परिषद। क्या होगी? मंत्री परिषद। देखिए, सलाह किसको देगी? कार्य किसका करेगी? राष्ट्रपति का। और करेगा कौन? प्रधानमंत्री। और उसकी मंत्री परिषद करेगी। अब राष्ट्रपति तो क्या हो गया? भारत का प्रमुख हो गया। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है। सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होंगे। द्वारा से मतलब कि जब कोई भी हम संधि करेंगे, समझौता करेंगे, तो सभी कार्यों पर हस्ताक्षर, जो मोहर होगी, वो किसकी होगी? भारत के राष्ट्रपति की। देखिए, एक सामान्य सी बात मैं कहता हूं कि आप कहीं पर भी एक कोई बॉन्ड खरीदने जाते हैं। मान लीजिए आपको एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जाता है, 10,000 रुपए आपने दिए और कहा जाता है कि 10 साल बाद आपको इसके बदले में 20,000 रुपए मिलेंगे। अब एक सिर्फ कागज का टुकड़ा आपको दिया गया है, लेकिन उस कागज के टुकड़े की अहमियत कहां से बन रही है? क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर है, मोहर है, और वो किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की। देखिए, कोई व्यक्ति आज भारत का राष्ट्रपति है, हो सकता है वो कल ना रहे, अपने पद से मुक्त हो जाए या किसी भी कारण से पद से हट जाए, लेकिन व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है, इस पद की गारंटी है। ये जो राष्ट्रपति का पद है, इससे हमें क्या मिलती है? गारंटी मिलती है। भारत के समस्त कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के पद नाम से होते हैं, व्यक्ति के नाम से नहीं होते हैं। कि आज मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हैं, पहले हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके जो कार्य कर दिए अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो कार्य विधि शून्य हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए जो कार्य किए हैं वो उस पद के नाम से किए हैं, ना कि स्वयं के नाम से, क्योंकि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति के पद का हमेशा
महत्व होता है दोस्तों। तो ये तो हो गए हमारे संवैधानिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख और कुछ मंत्री परिषद, इनकी हमने बात कर ली, क्योंकि ये क्या था, राष्ट्रपति की कुछ संवैधानिक स्थितियों के बारे में बताता है। अब देखिए जो मंत्री परिषद होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है, व्यक्तिगत रूप से, यानी प्रत्येक व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है ना, ये सामूहिक रूप से, यानी ये जो मंत्री परिषद का इसका रूप होगा, इसमें किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कि जब भी मंत्री परिषद क्या करेगी, सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करेगी तो वो किसके प्रति जाएगा, लोकसभा के प्रति जाएगा। क्यों, क्योंकि मंत्री परिषद जब सामूहिक रूप से कार्य कर रही है तो किसकी सलाह पे कर रही है, इस राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही कार्य हो रहा है। ऐसा भारतीय संविधान में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो भी कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार हो रहा है। तो अगर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति की तो क्यों जवाबदेही तय की जाएगी, तो जवाबदेही किसकी तय की जाएगी, लोकसभा के प्रति तय की जाएगी। और लोकसभा के प्रति ही क्यों तय की जाएगी, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं तय की जाएगी, क्योंकि लोकसभा एक ऐसा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेता है, जनता के सामने जाता है, और जो सदन जनता के सामने जाता है उसी के प्रति जवाबदेही तय की जाती है। क्योंकि राज्यसभा का आपको पता है कि उसका निर्वाचन भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की हम बातें अब कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख हो गया, या फिर राज्य प्रमुख कह दें कि भारत का जो प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये क्या हुआ, भारत का राज्य प्रमुख। फिर क्या हो गया, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। फिर क्या हो गया कि ये भारत की एकता, अखंडता, एकता, अखंडता और संप्रभुता। देखिए एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। अब ये कैसे है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक, तो कहा गया है कि संप्रभुता यानी हम जो भी कार्य करेंगे वो किस नाम से करेंगे, राष्ट्रपति पद नाम से करेंगे। तो हम क्या अपने आप में हमारे कार्य करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं। और एकता और अखंडता की बातें कैसे करेगा कि आपने देखा होगा, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना तो उसमें सभी तो सांसद भाग लेते हैं। कौन से सांसद, जो निर्वाचित सांसद है। कौन से सांसद दोस्तों, निर्वाचित। और साथ में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, साथ में यूटीज की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सभी सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अगर भारत में आज जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और उनकी सभी की यूटीज जो होती है, उनकी जो विधानसभा होगी उनके सभी निर्वाचित सदस्य, और साथ में जो यूटीज है दिल्ली और पांडिचेरी, पुदुचेरी, इन दो जगहों पर भी क्या है, विधानसभा है। तो वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो इससे हमने क्या किया, हम एक हो गए। क्या हो गए, एक भारत अखंड भारत। एक भारत अखंड भारत क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। राष्ट्रपति क्या कर रहा है दोस्तों, सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें। अब हम एक दो फैक्चुअल बातें पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की। अब देखिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 आपसे क्या कह रहा है, क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए दोस्तों, अब इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 53, देखिए 52 ने तो आपसे एक बात बोल दी कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। साथ में आर्टिकल 53 ने क्या कह दिया कि संघ की जो, किसकी, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, यानी संघ जो भी कार्य करेगा वो किसके नाम पे करेगा, राष्ट्रपति के नाम पे। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 54, हमारे राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा दोस्तों, निर्वाचन होगा। ऐसे ही नहीं है कि हम किसी भी
व्यक्ति को जो मुंह उठा के आ जाएगा उसको भारत का राष्ट्रपति बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। आर्टिकल 55 अब आया है आपके सामने, एक ऐसा आर्टिकल जहां पे कुछ बातें पढ़ने की है, समझने की है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की क्या होगी दोस्तों? रीति, यानी निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, तो हम क्या कहेंगे? निर्वाचित होता है। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या विधि होती है, क्या रीति होती है, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 55 में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इस निर्वाचन की रीति की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए आर्टिकल 55 में हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा और इसकी क्या होगी? एक रीति होगी। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कौन कौन करेगा। अभी मैंने आपको एक बार बता भी दिया है, लेकिन हम फिर भी यहां पे देख लेते हैं कि निर्वाचक मंडल कौन होगा। निर्वाचक मंडल, देखिए अभी मान लीजिए हमारे यहाँ सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच के अलावा एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, बाकी बहुत से छोटे छोटे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सभी देखो काफी सारे चुनाव होते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक चुनावों का देश है, तो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। उन सभी में क्या हो, हम कुछ में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, किसी में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इसका भी एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी अगर हम लोग उस चुनाव में भाग ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो वो हम निर्वाचक मंडल में हैं। तो अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो कौन कौन होगा? तो वो होगा संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित। देखिए आप यहां पे सिर्फ इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको बताता हूं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है दोस्तों राज्य विधानसभाओं की, राज्य विधान सभाओं के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, यहां पे भी आप इसी बात पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। और वो भी कौन से? एक आपका दिल्ली, क्योंकि दो ही जगह विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। पुदुचेरी के कैसे सदस्य हैं? यहां भी निर्वाचित सदस्य। अब देखिए दोस्तों, हर जगह एक शब्द आया आपके सामने कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब आपसे कह रहे हैं हम कि इसका निर्वाचक मंडल कौन होगा? राष्ट्रपति का क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल भी कैसा होगा कि संसद के दोनों सदन, दोनों सदन कौन कौन से हो गए? एक आपका लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा कि यहाँ पे निर्वाचित लोग आएंगे। अब आप कहेंगे कि दोनों में निर्वाचित लोग ही तो आएंगे, तो देखिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, किस चीज की शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? राज्यसभा मनोनीत कर सकता है। और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। कौन से सदस्य है? जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय की, जो कुछ हद में आंग्ल हो यानी अंग्रेज हो और कुछ हद में कैसे हो? भारतीय हो। आंग्ल भारतीय का मतलब यहां पे सिर्फ अंग्रेज नहीं होता है। आंग्ल भारतीय से मतलब होता है दोस्तों कि भारतीय मूल के अलावा जो भी होंगे वो कैसे होंगे? हमारे लिए आंग्ल भारतीय होंगे। तो लोकसभा में क्या हुआ? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में क्या हुआ? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब इनको भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं है, उसके बारे में हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चे पर किसी जगह भेजता है, कहीं रखता है, तो आप उसके एहसान में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो इनको एक एहसान वाली
जो बात है इन लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों पे हो जाएगी, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी भी भाग नहीं लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्य विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, इसलिए राज्य विधानसभाएं वहां पर भाग लेंगी, और उसमें भी कौन से राज्य विधानसभा के भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब आप कहेंगे विधानसभाओं में मनोनीत कौन होता है, तो आपको बताया होगा, या आज मैं बता देता हूं कि राज्यपाल, जो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है, उसके पास विधानसभा, कहां विधानसभा में एक व्यक्ति किस समुदाय से, वही आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने का क्या होता है, अधिकार होता है। किस समुदाय से दोस्तों, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो लोग देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में कितने, 2, विधानसभाओं में कितने होते हैं, 1। यहां कौन करता है, राष्ट्रपति, और यहां कौन करेगा, आपका राज्यपाल। तो ये तो बात हो गई इन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में ही क्या है, विधानसभा है। दिल्ली और पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों में ही क्या है, विधानसभा है। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में। और अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो विधानसभाएं होंगी, इनकी स्थिति अभी स्पष्ट होना बाकी है कि क्या ये भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगी नहीं लेंगी। इसके बारे में अभी आने वाले समय में ही बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी, जब या तो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे या फिर उन यूटीज में विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तब गृह मंत्रालय इस बारे में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगा, तब मैं आपको अवश्य उस चीज से अवगत करवा दूंगा। तो ये तो बात होगी इसके निर्वाचक मंडल की, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि अबे तो निर्वाचक मंडल हो गया, तो अब ये कैसे चुनाव करेगा, कैसे चुनाव करेगा कि भाई सांसद तो कम है विधायक ज्यादा है, सांसद तो कम है विधायक ज्यादा है, लेकिन सांसद ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस प्रकार से इनका जो वोट रेशियो है, जो मत अनुपात है, या मतों का जो मूल्य है, वोट वैल्यू है, वो बराबर कैसे होगी। तो अब इसके लिए भी देखिए भारतीय संविधान ने एक रीति अपनाई है, एक रीति अपनाई है जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखिए आप इस टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाइए, बहुत डिफिकल्ट है समझना। हम एक सीधी सीधी बात करते हैं कि कैसे इनका वेटेज या कहें कि मत मूल्य निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विधायकों के मत मूल्य की। किसकी बात करते हैं, विधायकों के मत मूल्य की। तो एक विधायक, एक सेकेंड दोस्तों, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा, तो मूल्य होगा राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। देखिए दोस्तों यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचित लोग ही भाग लेंगे, तो यहां पे भी क्या होगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। क्या हो गया दोस्तों, 1/1000। अब मान लीजिए आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, आपने माना कि आपके राज्य की जनसंख्या है 10,000 जनसंख्या है। आप ये मान लीजिए एक बार कि आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। कितनी है, 10,000 है। और आपके राज्य में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 10 हैं। तो 10,000 जनसंख्या पर कितने हो गए, 10 निर्वाचित सदस्य। उनको हम क्या करेंगे, 1/1000 से
गुणा कर देंगे। अब 1/1000 से आपने गुणा कर लिया तो आपके पास क्या हुआ, आप कहेंगे कि एक विधायक का मत मूल्य कितना आया, 1 आया। एक विधायक का मत मूल्य क्या आया, 1 आया। अब एक चीज जो हम यहां पे कहना चाहेंगे आपको कि ये जो जनसंख्या है ना राज्य की, देखिए आप समझेंगे कि आज जो जनसंख्या होगी उसी का अनुपात ले लिया जाएगा। तो अभी तक भारत में 1971 की जनसंख्या के हिसाब से इनका अनुपात निकाला जाता है। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार अभी जो नियम बनाए हुए हैं उनमें कहा गया है कि 1971 में जो जनसंख्या थी ना उसी के आधार पर इनका मत मूल्य निकाला जाएगा। हो सकता है 2026 के बाद ये व्यवस्था कुछ चेंज हो जाए, तो आने वाले समय में मैं आपको समय समय पर ये चीजें बताता रहूंगा। तो ये तो हो गया आपके एक विधायक का मत मूल्य। तो ये आप देख लीजिए एक बार इसको। अब नेक्स्ट हो गया आपके सामने किसका मत मूल्य है। ये तो देखिए हमने एक तरीका अपनाया है। आप जो जनसंख्या होगी उसमें आपके राज्य में जितनी भी सीटें होंगी निर्वाचित सदस्यों की उनका भाग देंगे और उनको 1/1000 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। अब हम बात करते हैं सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य। अब सांसद के मत मूल्य क्या है कि सभी राज्य की जो विधानसभाएं, देखिए दोस्तों हमारे भारत में 28 राज्य हैं। क्या है, 28 राज्य और 2 क्या हो गए आपके यूटीज हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभा या सभी राज्यों के विधायक, ऐसे मान लीजिए आप, विधायकों का कुल मत मूल्य, कुल मत मूल्य। अब कुल मत मूल्य का मतलब क्या है कि जितनी विधायकों की संख्या है उसको मत एक के मत मूल्य से गुणा कर दीजिए। यह आ गया आपका कुल मत मूल्य। भाई जितनी आपकी विधायकों की संख्या है उसको आप मत किससे गुणा कर दीजिए, एक विधायक के मत मूल्य से। और दूसरा क्या है, आप इसके आप भाग किसका देंगे, तो संसद के दोनों सदनों, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, क्या हो गया, निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, की कुल संख्या। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूं कि हमारी जो लोकसभा है ना उसमें अभी कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य। कितने हैं दोस्तों, 543। आज के समय में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 545। और जब मान लीजिए और अन्य जो यूटीज हैं हमारे उनमें भी अगर विधानसभा बन जाएगी तो हम 552 सदस्य क्या हो सकते हैं इसमें, अधिकतम संख्या इसकी कितनी है, 552। और वर्तमान समय में अधिकतम कितनी हो सकती है, 545। लेकिन चूंकि अभी दो जो मैंने आपको बताया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का क्या करेगा, राष्ट्रपति मनोनयन करेगा, तो वो दोनों अभी क्या इसमें शामिल नहीं है। तो अभी कितनी है, 543। ये क्या है, लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की है 245। कितनी है, 245 अभी कुल है। अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में भी, 250। कितने हो सकते हैं दोस्तों, अभी 250। अधिकतम अभी कितनी है, 245। और इन 245 में से भी -12 कर दीजिए तो आपके सामने 233 सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे। यानी हमारे पास कुल सांसद कितने हुए, 543 प्लस 233 यानी 776 सांसद। हमारे पास कुल कितने सांसद है अभी, 776 सांसद है। तो आपने देखा कि सभी राज्यों के जितने भी विधायक होंगे, प्रत्येक राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और वो भी कौन सी, जहां पे विधानसभा सीटें जो निर्वाचित होंगे, तो वो विधायक और उनको एक विधायक के मत मूल्य से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसमें किसका भाग दे देंगे, इस 776 का भाग दे देंगे। वैसे तो हम कितने हैं, 700, वैसे तो हम 802 होंगे, लेकिन हम भाग कितने का देंगे दोस्तों, सिर्फ 776 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 776 का भाग देंगे। अब ये हो गया सांसद का मत मूल्य। अब इन दोनों का मत मूल्य निकाल लिया हमने, विधायकों का भी निकाल लिया, सांसदों का भी निकाल लिया। अब हमने क्या कर लिया, कुल मत मूल्य निकाल लिया दोस्तों। क्या कर लिया,
कुल मत मूल्य निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब विजेता कैसे घोषित करेंगे, तो जो निश्चित मत भाग है, क्या है, एक निश्चित मत भाग, यानी आप कह दें कि कोई भी जो राष्ट्रपति के चुनाव में जीतेगा उसको कैसे घोषित, विजयी कैसे घोषित करेंगे, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे कि जो निश्चित मत भाग होगा उसका वो क्या होगा, कुल वैध मत। कुल वैध मत, देखिए वोट डालते हैं, किसी का वोट खारिज हो जाता है, कोई और किसी कारण से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो हमने क्या देखा है दोस्तों, कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे 2 + 1, यानी आप मान लीजिए कि आपको 100, क्या हुआ, 100। अब 100 लोग, कुल इनका वैध मत हो गया कि वैध मत कितना था, 100, भाग दे दिया 2 का। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ अभी किसकी स्थिति गणना कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की स्थिति गणना कर रहे हैं। इसका देखिए फॉर्मूला तो क्या है, ये है 1 + 1, लेकिन बात कहां कर रहे हैं हम कि अभी 2 उम्मीदवारों की हमने बात कर ली, और यानी 50 और प्लस में क्या है 1, यानी 51 पे क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा वो निर्वाचित हो जाएगा सिर्फ 51 पे। लेकिन इसका देखिए तरीका क्या होता है, इसमें चलता है कि अगर 2 से अधिक उम्मीदवार हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस प्रकार से आगे चलता जाता है। जितने उम्मीदवार उतने वैध मतों में भाग देंगे और +1 कर देंगे, और जिस व्यक्ति को इतने मत प्राप्त हो गए वो जीत गया। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों आपके पास इसकी निर्वाचन की रीति। अब निर्वाचन की रीति में हमने देखा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ये क्या है कि जो विधायक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, विधायक, सांसद, ये जो भी निर्वाचक इसका मंडल होता है राष्ट्रपति का, ये क्या करता है, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 उम्मीदवार हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वरीयता घोषित कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अब हम, यानी मैं मान लीजिए सांसद के रूप में या विधायक के रूप में क्या कर रहा हूं, भाग ले रहा हूं, किसके चुनाव में भाग ले रहा हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो मैंने क्या किया, ए को तो दे दी रैंकिंग 1, सी को दे दी रैंकिंग 2, बी को दे दी रैंकिंग 3 और डी को दे दी रैंकिंग 4। ये मान लीजिए कि 5 लोगों ने सेम रैंकिंग दे दी, 5 लोगों ने सेम रैंकिंग दे दी, तब तो क्या होगा, ए वाला जीत जाएगा। अब 5 अलग अलग रैंक दे रहे हैं, देखिए दोस्तों 5 लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग रैंक दे रहे हैं। बाद किसी ने इसको 3 दे दी, किसी ने इसको 2 दे दी, किसी ने इसको 1 दे दी, इसको किसी ने 4 ही दे दी। तो अगर इसकी रैंक हमेशा नीचे ही रहेगी, मान लीजिए इसकी टोटल में रैंक देखी जाएगी कि इसको अगर सभी ने नीचे ही रखा है तो ये खारिज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक वाले को 1 को मिले, यहां दूसरे को फर्स्ट वाला मिला, तो ये दोनों रह जाएंगे। उसके बाद ये देखेंगे नेक्स्ट वाले ने किसको पहली रैंक दी है, तो जिसके पास सर्वाधिक प्रथम रैंक आएगी, यानी पहले नंबर पे जो लोगों की पसंद होगा, वरीयता होगा, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, चुनाव जीत जाएगा, भारत का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे सामने राष्ट्रपति की चुनाव की रीति। अब मान लीजिए इस चुनाव में क्या है, कोई घपला हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, कोई घालमेल हो गया, तो इसके लिए हम शिकायत किसको करें, भाई चुनाव भी किसका हो रहा है, भारत के राष्ट्र प्रमुख का चुनाव हो रहा है, तो अब शिकायत भी कहां होगी, भारत की सबसे बड़ी अदालत में। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी शिकायतें, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी शिकायतें कहां होंगी दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। कहां होंगी दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। और इसके लिए हमने कौन सा आर्टिकल निर्धारित कर दिया, 71। इसके लिए कौन सा आर्टिकल निर्धारित कर दिया, 71। तो आप ये क्वेश्चन समझ के आप इसको देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी वाद को सुनेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आपकी कि मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया और वो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसके चुनाव का मैटर भी चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है मान लीजिए 1 वर्ष बाद, देखिए ये सब चीजें मानने की हैं, 1 वर्ष बाद निर्णय आ गया। अब 1 वर्ष बाद जब निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति को, जो ये भारत का राष्ट्रपति बना, कोई भी व्यक्ति A B C
ये व्यक्ति चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बना, लेकिन उस चुनाव की शिकायतें कहां हो गई? सुप्रीम कोर्ट में हो गई। अब उस चुनाव की शिकायतें अगर सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट ने 1 वर्ष बाद कभी भी अगले ही दिन कर दे, 1 वर्ष बाद कर दे, 2 वर्ष बाद कर दे, 5 वर्ष बाद कर दे, चुनाव को क्या किया? अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि ये जो चुनाव है ये अवैध है। तो अब बताइए इस स्थिति में क्या होगा? अब इस स्थिति में ये तो नहीं हो सकता ना कि इस राष्ट्रपति ने जो 1 साल में कार्य कर लिए वो सारे खराब घोषित हो जाएंगे, विधि शून्य हो जाएंगे। मान लीजिए इस समय हमने एक डील कर ली रूस से, अमेरिका से, किसी भी एक देश से डील कर ली कि हम आपसे 20 लाख करोड़ रुपए के रक्षा समझौते करेंगे, हम आपको ये दवाइयां देंगे, आप हमें ये उपकरण देंगे। हमने जो भी उनसे डील कर ली, किसके नाम पे करेंगे? किसी देश से समझौता कर लिया, संधि कर ली, किसके नाम पे करेंगे? राष्ट्रपति के नाम पे। अब वो व्यक्ति 1 साल तक राष्ट्रपति है, तो भारत में ही तो सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन आया, भारत का ही तो संवैधानिक प्रमुख का चुनाव अवैध घोषित हुआ है, भारत के ही तो संवैधानिक प्रमुख का चुनाव अवैध घोषित हुआ है, किसी अन्य देश से तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये व्यक्ति का अगर अवैध घोषित भी हो जाएगा ना चुनाव, तो उसके बाद तो इसे पद से हटा देंगे, इस व्यक्ति को उसके बाद तो पद से हटा देंगे, लेकिन 1 वर्ष तक पद पर रहते हुए इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य शून्य नहीं होगा। यानी पद पर जो भी इसने कार्य कर दिए वो सभी कार्य लागू होंगे, कोई भी कार्य शून्य नहीं होगा। तो ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति की कंडीशन। अब मान लीजिए इसको क्या कर दिया? अवैध कर दिया, इसको हटा दिया, राष्ट्रपति को हटा दिया। तो भारत में अगर राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा होगा तो उसके लिए टाइम तो चाहिए, कुछ टाइम तो चाहिए, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का टाइम तो चाहिए ना। तो अब वो टाइम जब तक रहेगा तब तक कौन बनेगा राष्ट्रपति? तो तब तक बनेगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि सामान्यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्य नहीं होता है, वो एक ही कार्य करता है और वो करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति कार्य करता है। इसीलिए भारतीय संविधान के तहत उपराष्ट्रपति नाम के पद के आगे किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको वेतन जो मिलता है वो किस कार्य के लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में जब कार्य करता है उसी के लिए इसको क्या मिलता है? वेतन। अब जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे उसके बारे में आगे हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे, आज सिर्फ इतनी बातें करते हैं। तो ये तो क्या हो गया? राष्ट्रपति की चुनाव संबंधी शिकायत, चुनाव प्रणाली हमने देख ली। अब क्या कह रहा है? देखिए, अब ये कह रहा है इस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, अब योग्यताएं क्या है? तो ये कहां है? हमारे आर्टिकल 58 में इन योग्यताओं को बताया गया है। देखिए, पहली योग्यता तो हमेशा एक ही होगी, भारत का नागरिक होना। आप किसी भी चुनाव में जाइए, आप किसी भी पद पे जाइए, उसके लिए पहली योग्यता ही क्या है? भारत का नागरिक होना। देखिए, हमारे देश में क्या है? कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। और लेकिन देखिए यहां पे बहुत अच्छा तरीका दे रखा है भारत में कि आप भारत के नागरिक होकर राष्ट्रपति तो बन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नागरिकता अर्जन करने के भी कई तरीके। और अमेरिका जहां से हमने ये पद लिया है, देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो कहां से लिया है दोस्तों? यूएसए के संविधान से। अब अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अमेरिकी नागरिक ही राष्ट्रपति बनता है, अमेरिकी नागरिक ही राष्ट्रपति बनता है, और भारत में भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन भारत का नागरिक जब कई तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकता है और वो नागरिक बन जाएगा तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ जन्मजात अमेरिकी जो नागरिक होगा ना वो ही राष्ट्रपति बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों? जो जन्मजात अमेरिकी होगा, यानी उसका जन्म कहां होना चाहिए? अमेरिका में होना चाहिए। तो वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, और भारत का व्यक्ति कौन? केवल सिर्फ नागरिक होना आवश्यक है, जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जब हम नागरिकता पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि हम कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो उस प्रकार से भी हम क्या करेंगे? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा है इसका कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें आप जानते हैं, पागल, दिवालिया ना हो। अब मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट बात करूंगा दोस्तों, वो सिर्फ 2 ही बातें करूंगा इस योग्यताओं में। वो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो लोकसभा
का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। अब देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है? कुछ खास नहीं, सिर्फ 25 वर्ष की आयु चाहिए, भारत का नागरिक चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और चुनाव लड़ने में सक्षम होना चाहिए, तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए सिर्फ 25 वर्ष की आयु है, लेकिन यहां पे आयु कितनी है? देखिए इसकी जो आयु है ना दोस्तों, मैं आपको अभी बताना थोड़ा मेंशन लेट हो गया, आयु कितनी होनी चाहिए इसकी? कम से कम 35 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक क्या है कि ये संघ के अधीन या राज्यों के अधीन क्या हो? किसी भी लाभ के पद पर न हो। क्या है दोस्तों? लाभ के पद पर न हो। तो ये क्या हो गई? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं। अब मान लीजिए आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, मैं भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता हूं, तो देखिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ती है चुनाव में भाग लेने के लिए, या आप योग्यता एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट या लिख लें। अब इन योग्यताओं के बाद जो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है ना, वो क्या है? हर कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। आप में ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके और खड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए सरपंच का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब यहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, यहाँ पे हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? 50 तो प्रस्तावक और प्लस उन्हीं 50 के क्या होने चाहिए? अनुमोदक, और दोनों अलग अलग। मतलब आपको 50 तो प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक, और ये दोनों ही कौन से चाहिए? सांसद होने चाहिए। ये दोनों ही क्या होने चाहिए? सांसद होने चाहिए। 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। और आरबीआई के पास देखिए इस जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, इसकी जमानत राशि भी कहां रखी जाती है दोस्तों? आरबीआई के पास आपको कितनी? 15,000 रुपए राशि भी जमा करवानी पड़ती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और यह व्यवस्था कब से बनाई गई? 1997 से, क्योंकि 97 से पहले जो व्यवस्था थी, 97 से पहले क्या व्यवस्था थी दोस्तों? वो थी 10 + 10 और प्लस में 2500। मतलब पहले आपको क्या था? सिर्फ 10 प्रस्तावक और अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती थी और 2500 रुपए आपको राशि आरबीआई के पास जमा करवानी होती थी। अब कितनी राशि होगी दोस्तों? आरबीआई के पास 15,000 राशि जमा करवानी पड़ेगी और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। मान लीजिए संसद में भी सदस्य कितने हैं? 776 सदस्य जो मैंने आपको बताया, और सॉरी 776 और बाकी उसमें 12 और जोड़ ले, यानी 788 सदस्य हुए। अब उन 788 सदस्यों में से आपको 50 तो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। अब ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भी सांसद किसी का भी प्रस्तावक बन जाएगा, किसी का भी अनुमोदक, तो 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, और उसके बाद भी आपको 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाने होंगे। और ये सब चीजें हमने क्यों अपनाई है? ताकि राष्ट्रपति का चुनाव एक मजाक ना बन जाए। कोई भी व्यक्ति, यानी आप और मैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। एक समय ऐसा आया था कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 15-15, 16-16 लोग लड़ रहे थे। आजकल क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ 2 लोग लड़ते हैं, जिससे क्या चुनाव में ज्यादा समस्याएं भी नहीं आती, अत्यधिक खर्चीला भी नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, इस राष्ट्रपति का चुनाव हुआ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब राज्य का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, तो यार इसका चुनाव भी आप जनता के सामने जाकर के करवा लेते ना, सारी जनता को इसमें भाग लेने का मौका देते ना। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव भी कैसे हो रहा है? जनता के सामने जाके हो रहा है। अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के सामने जाके हो जाए, प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता के सामने जाके हो जाए, फिर इन दोनों में से जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन रहेगा? दोनों के अंदर हितों का टकराव आ जाएंगे। एक कहेगा मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, एक कहेगा मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। तो इन दोनों ही चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया? प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए तो क्या कर दिया? प्रत्यक्ष चुनाव, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कैसे चुनाव कर दिया? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे पास राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की, आर्टिकल 60 की, कि भाई राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो क्या शपथ होती है? तो आर्टिकल 60 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 60। अब 60 में
में आपका राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा। क्या लेगा दोस्तों, शपथ लेगा। आर्टिकल 60 में आपका राष्ट्रपति क्या ले रहा है, शपथ ले रहा है। अब शपथ भी किस चीज की ले रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक, कैसे, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का क्या करूंगा दोस्तों, कार्यपालन करूंगा। पद का कार्यपालन करूंगा। कौन कह रहा है, आपका राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक क्या करूंगा, पद का कार्यपालन करूंगा और संविधान के प्रति, संविधान के प्रति संविधान के प्रति मैं क्या रहूंगा, हमेशा आज्ञाकारी रहूंगा, या संविधान का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। संविधान के और साथ में क्या करूंगा, मैं संविधान और विधि, जो भारत के कानून होंगे ना उनका भी तो है, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। देखिए 3 वर्ड है, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण। यानी जो हमने विधि बना दी, जो संविधान बना दिया, उसका तो मैं क्या करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा कि अगर उनके खिलाफ न्यायालय में या संसद में कोई भी गलत विधि बनाई जाती है तो मैं उसके खिलाफ भी क्या करूंगा, संविधान का पालन करते हुए उन सब नियमों को मैं, अधिनियमों को मैं रोक दूंगा या फिर उन पर अपनी अनुमति नहीं दूंगा। और तीसरा है परिरक्षण, कि अगर चारों ओर से किसी भी प्रकार, देखिए परिरक्षण या रक्षा तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, चारों ओर से, यानी कहीं से भी अगर संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान या विधियों का उल्लंघन होता है, तो मैं क्या करूंगा, उस समय उसकी रक्षा करूंगा। नेक्स्ट है आपके सामने भारत की जनता, भारत की जनता की सेवा, क्या करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण, और कल्याण, भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा क्या रहूंगा, तत्पर रहूंगा या कल्याण में ही लगा रहूंगा, में निरत रहूंगा। क्या रहूंगा दोस्तों, निरत। निरत का अर्थ होता है कि आप लगे रहे इन सब कार्यों में। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 60 में है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वेतन की। किसकी बात करेंगे, कि इसका वेतन कितना है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन पहले कितना था, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, लेकिन 2018 में कितना वेतन कर दिया, बढ़ा करके 5.08 लाख रुपए वेतन। कितना, 5.08 लाख। देखिए ये राष्ट्रपति का वेतन है 5.08 लाख रुपये। अब 5.08 लाख रुपए जो वेतन है ना, ये कब किया गया है, 2018 में। और इससे पहले एक कितना था, 1.50 लाख रुपए था। उससे क्या है, 2018 में बढ़ाकर कितना कर दिया, 5.08 लाख रुपए। अब देखिए राष्ट्रपति जो है ना, मैंने उसके लिए आपको कुछ शर्तें बता दी। शर्तों के साथ साथ अब राष्ट्रपति को क्या है, ये तो वेतन मिलता है, इसके लिए उसे क्या मिलता है, एक आधिकारिक, देखिए एक ऐसा निवास, कैसा निवास, आधिकारिक है और उसका कोई किराया भी नहीं लगता है। कौन सा है वो, भारत का राष्ट्रपति भवन। क्या है, राष्ट्रपति भवन। कहां पे स्थित है, दिल्ली में। कहां पे स्थित है, दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहा है, जो हमारी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है ना, तो दिल्ली में कहां तक है, रायसीना हिल्स तक। तो ये कहां पर स्थित है, रायसीना हिल्स पे। यानी एक अत्यंत सुविधाओं संपूर्ण क्या है, ये एक बंगला है, एक निवास है। और वो निवास किसको आवंटित किया जाता है, राष्ट्रपति को। इसमें अपने परिवार सहित समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए देश की सेवा
कर सकता है दोस्तों। साथ में इसके लिए देखिए कुछ अलग शर्तें हैं कि उसे राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का कोई पद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हो गई हमारे राष्ट्रपति के लिए। अब इसमें कहा गया है कि ये वेतन तो वेतन ही है, साथ में इसके लिए जितनी भी भत्ते, लब्धियां, परिलब्धियां, सुख सुविधाएं जो निर्धारित की गई है वो सभी मिलेंगी, वो सभी मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पद पे रहेगा ना, राष्ट्रपति जब तक पद पे रहेगा उनमें क्या नहीं की जा सकती दोस्तों, कटौती नहीं की जा सकती। भारत का राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो अगर अपने पद पे रहते हुए इसमें क्या नहीं हो सकती, कटौती नहीं हो सकती। हाँ, आप इसमें अगर पद पे रहते हुए वृद्धि कर सकते हैं। जैसे 2018 में क्या किया, 1.5 लाख से बढ़ा करके सीधी 5.08 लाख रुपए कर दी। तो वृद्धि तो आप कर सकते हैं पद पे रहते हुए, लेकिन कटौती कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उसकी शर्तें। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पदावधि। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की पदावधि। भाई कितने समय तक वो पद पे रहेगा। तो पदावधि क्या कहती है आपको इसकी, तो राष्ट्रपति की पदावधि जो है, पदावधि आपसे कहती है कि पद ग्रहण, मतलब जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद पे बैठ गया, पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से, और कब तक रहेगा, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक क्या बना रहेगा, वो राष्ट्रपति बना रहेगा। अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। देखिए उपराष्ट्रपति का पद ही शायद इन दो कामों की वजह से ही है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंप सके उपराष्ट्रपति को, और जब राष्ट्रपति पद पे ना हो तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य कर सके। बस शायद मेरे हिसाब से इन दो के अलावा कोई कार्य उपराष्ट्रपति के पद का नहीं है, क्योंकि बाकी सभी कार्य वो क्या करता है, राज्यसभा के सभापति की हैसियत से करता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या है कि इसका पुनर्निर्वाचन। देखिए भारत में एक सबसे अच्छी जो प्रणाली है वो क्या है, पुनर्निर्वाचन की। तो भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, कितनी भी बार, कितनी भी बार। लेकिन जहां से हमने पद लिया है यूएसए, तो यूएसए में सिर्फ कितनी बार हो सकता है, सिर्फ 2 बार। 2 बार ही कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन भारत का प्रेसिडेंट कोई कितनी बार बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। तो ये तो हो गई इसकी पदावधि की 5 वर्ष तक रहेगा ये। त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और पुनर्निर्वाचन कैसा होगा, कितनी भी बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की। देखिए राष्ट्रपति को क्या है, विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। क्या किया जाता है, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, महाभियोग। देखिए महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने में, और इस महाभियोग के जैसी ही प्रक्रिया, मतलब समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी काम में ली जाती है, उनको उनके पद से मुक्त करने। क्योंकि और देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आधार। बात क्या है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप महाभियोग किस आधार पे लगाएंगे, तो आधार इसका क्या है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। अब कौन कर रहा है उल्लंघन या अतिक्रमण, अगर राष्ट्रपति कर रहा है तो उस पर हम क्या लगा देंगे, महाभियोग लगा देंगे। और महाभियोग लगाते ही उसके खिलाफ एक मुकदमा सा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मुकदमा किसी कोर्ट में ना चल के कहां चलता है, भारत की संसद में। देखिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है ना, इसका प्रस्ताव, महाभियोग का जो ये प्रस्ताव है, ये किस सदन में लाया जाएगा, तो संसद के, कमेंट करके आप बताना कौन से सदन में लाया जाएगा। मैं बता देता हूं आपको, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। अब ये जो प्रस्ताव है ना, इस पे उस सदन के, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, देखिए लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है,
और ये सिर्फ संसद तक की ही सीमित प्रक्रिया है। इस पर राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा का कोई हक नहीं होता है इस प्रक्रिया पे। तो ये जो प्रस्ताव है संसद किसी भी सदन में आ जाएगा और इस प्रस्ताव पर उस सदन के, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, कितने सदस्य, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। कि क्या है दोस्तों, हस्ताक्षर अनिवार्य है। और इसके बाद भी एक बात कि आपके पास ये प्रस्ताव आ गया, अब आप महाभियोग की प्रक्रिया उस पर शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, पूर्व सूचना देनी होगी। मान लीजिए सदन के सदस्यों ने यह बात तय कर ली कि हमें क्या करना है, इस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना है, तो महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। उस प्रस्ताव को लाने से पहले यानी जिस दिन वो संसद में रखा जाएगा ना, उससे पूरे 14 दिन पूर्व किसको सूचना देनी होगी, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। आप उसके खिलाफ यानी कि जब महाभियोग प्रस्ताव आएगा तो आप अपने पक्ष में जो दलीलें देंगे तो उनकी तैयारी कीजिए, और या फिर आप पहले ही त्याग पत्र दे दीजिए जिससे कि महाभियोग का प्रस्ताव आपके खिलाफ ना लाया जा सके और ना ही पारित किया जा सके। तो ये तो क्या हो गई, उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कुछ प्रक्रिया होगी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है और 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देख लीजिए आप एक बार इसको। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इस महाभियोग की प्रक्रिया में कि ये सारा कार्य हो गया। अब मान लीजिए कि उसके खिलाफ क्या आ गया, प्रस्ताव आ गया। क्या आ गया, प्रस्ताव आ गया। अब राष्ट्रपति ने भी क्या है, पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो प्रस्ताव आने के बाद क्या करवाना पड़ेगा हमें, राष्ट्रपति, देखिए प्रस्ताव आने के बाद जो राष्ट्रपति है वो उस सदन, जिस सदन में वो प्रस्ताव भी बहस पर चल रहा है, तो राष्ट्रपति सदन में उपस्थित हो सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सदन में उपस्थित हो सकता है। राष्ट्रपति सदन में उपस्थित हो सकता है। अब राष्ट्रपति सदन में उपस्थित हुआ, उसने अपनी बात रखी कि मैंने ऐसा किया था इसलिए हुआ। देखिए हर व्यक्ति अपने पक्ष में दलील देगा, राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है उस संसद में दलील देने का। संसद के किसी भी सदन में मान लीजिए उसकी दलीलें हुई, दलीलों पे संसद खुश नहीं हुई, कुछ भी हो, वोटिंग हुआ, तो वोटिंग होने के बाद ये प्रस्ताव प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा प्रत्येक सदन से पारित करवाना आवश्यक है। प्रत्येक सदन से पारित करवाना क्या है दोस्तों, आवश्यक। प्रत्येक सदन से पारित करवाना आवश्यक है, आवश्यक है। अब राष्ट्रपति का क्या हुआ कि राष्ट्रपति सदन में उपस्थित हुआ, फिर उसने अपनी बातें रखी। बातें रखने के बाद भी सदन अगर नाराज रहा और सदन ने वोटिंग करवाई, वोटिंग कराने के बाद अगर 2/3 सदस्य दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा, अलग अलग पास होगा, ये जो महाभियोग प्रस्ताव है अलग अलग पारित करवाना है और 2/3 बहुमत द्वारा प्रत्येक सदन से इसका पारित होना आवश्यक है। अब ये जो प्रक्रिया है ना महाभियोग की, ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये है संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया। संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। और न्यायिक प्रक्रिया कहां होती है, वो न्यायालयों में होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि प्रस्ताव पारित हो गया, तो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद से मतलब जब ये नोटिफिकेशन गजट में जारी हो जाएगा उसी समय से राष्ट्रपति बर्खास्त हो जाएगा। तुरंत बाद राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये तो क्या हो गया हमारे सामने महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए हम इसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि महाभियोग के लिए क्या हुआ, 1/4 प्रस्तावक आए उस सदन के, उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखने से पहले क्या किया था, 14 दिन पूर्व
राष्ट्रपति को सूचना दे दी थी। महाभियोग के लिए उन्होंने आधार क्या चुना था? संविधान का उल्लंघन या संवैधानिक कदाचार या संविधान का अतिक्रमण, आप जो भी उसको कहना चाहे। फिर उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यवाही में भाग लिया, संसद ने वोटिंग करवाई, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो गया। पारित होने के बाद क्या करवाया? हमने राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया। इस प्रक्रिया को कैसी प्रक्रिया कहा गया? अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा गया। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों? हमारा महाभियोग हो गया। अब इसके बाद है कि कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त होने की कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए? पद रिक्त होने की कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए? तो केवल महाभियोग से पद रिक्त नहीं होता है, पद रिक्त होने के कई कारण होते हैं। मान लीजिए मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, या मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में करेंगे, और एक मैंने आपको पहले बताया था कि उसका निर्वाचन भी अवैध घोषित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे। अब नए राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उससे पहले भी तो कोई ना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रूप में कार्य करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा उस समय। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है कि पद रिक्त होने पर हम क्या कराएंगे? चुनाव करवाएंगे। आर्टिकल 62 आपसे कह रहा है कि पद रिक्त होने पर अधिकतम कितना? 6 माह में चुनाव करवा लेंगे। अधिकतम 6 माह में चुनाव, 6 माह में चुनाव, यानी राष्ट्रपति का पद क्या हुआ? आपके सामने रिक्त हो गया। तो आपके सामने सिर्फ यही है, 6 माह ही उपराष्ट्रपति नाम जो पद होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसका चुनाव करवाना पड़ेगा। और ये तो देखिए चुनाव की बात हो गई। और जो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 63 में, कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये आर्टिकल 62 में क्या है कि हम 6 महीने में उसका चुनाव करवा लेंगे। आर्टिकल 63 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें। और देखिए अभी भारत में क्या है, राष्ट्रपति जो चुने गए हैं उनकी सबकी लिस्ट तो उनकी यहाँ पे चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको लिस्ट चाहिएगी तो हम उसको हमारे टेलीग्राम चैनल और या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा उस पर हम अवेलेबल उसे करवा देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे, जो कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, इन सभी की हम क्या करेंगे दोस्तों? बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल CMI इट मींस कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।